welcome to Statisticspedia. Now we will continue with the UKPSC ASO exam. Now जिन स्टूडेंट्स ने एक ऑप्शनल पेपर में स्टैटिस्टिक्स फिल किया था, तो आज हम जो है वो उसका पेपर सोल्यूशन डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. Now I will be explaining you each and every point students, because हो सकता है आप आगे भी इन फ्यूचर अगर स्टैटिस्टिक्स के से रिलेटेड अगर एग्ज़ाम्स देंगे तो आपको हेल्प करेगा. तो विद एक्सप्लेनेशन आई विल एक्सप्लेन यू कि द आंसर्स ऑल्सो. Let's see the first question. Let t be a statistic such that expectation of t is equals to theta and variance of t is equals to 0 when n is very large. Then estimate का आपसे नेचर पूछा गया. So let's discuss first. थोड़ा सा हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि हमारे पास जो है वो 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं फॉर अ वेरी गुड एस्टिमेटर, राइट. अनबायस्ड, कंसिस्टेंसी, सफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी. इसे हम फिशर्स क्राइटेरिया ऑफ गुड एस्टिमेटर कहते हैं. ठीक है, आर.ए. फिशर ने ये जो है 4 प्रॉपर्टीज़ दी थी. अनबायस्ड क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टैटिस्टिक मस्ट बी इक्वल्स टू पॉपुलेशन पैरामीटर. कंसिस्टेंसी क्या होता है, कैसे चेक करते हैं कि जब n लार्ज है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मस्ट बी इक्वल्स टू थीटा एंड वेरिएंस मस्ट बी इक्वल्स टू 0. सफिशिएंसी में हम फैक्टराइजेशन थ्योरम यूज़ करते हैं, राइट. और एफिशिएंसी के अंदर हम ये देखते हैं कि अगर आपके पास कोई 2 एस्टिमेटर है तो वेरिएंस ऑफ t1 मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ t2, तो t1 जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा. सो दीज आर द 4 क्राइटेरियाज जिसे हम फिशर्स क्राइटेरिया फॉर गुड एस्टिमेटर कहते हैं. अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका जो एस्टिमेटर का नेचर कैसा होगा. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, अब आपको समझ में आ भी क्या होगा, वैसे भी आंसर विल बी कंसिस्टेंसी. नेक्स्ट देखिए, अ ग्रुप ऑफ मूविंग एवरेज. मूविंग एवरेज मेथड जो है वो हम कब यूज़ करते हैं, जब आपको ट्रेंड को स्टडी करना है या मेजर करना है. तो वो 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली भी हो सकता है. लेकिन आप डिसाइड कैसे करते हो, तो ये जो मूविंग एवरेजेस होते हैं वो डिसाइड होते हैं साइकिल के बेसिस पर. पीरियड विच फॉर्म्स अ साइकिल, जितनी साइकिल की लेंथ होती है उसके बेसिस पर 3 ईयर, 4 ईयर और 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस डिसाइड होते हैं. तो आंसर इज सी फॉर दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन आपके पास क्या है, हाउ मैनी पैरामीट्रिक वैल्यूज are specified for the simple null hypothesis in a bivariate normal population. तो bivariate normal population क्या होता है, mu x, mu y, then we have sigma x square, sigma y square and rho, right. population correlation coefficient जिसे आप कहते हैं rho. तो कितने पैरामीटर वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, 5. So answer for this question will be 5. नेक्स्ट देखिए, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्शन. इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव सम चार्ट इज स्पेशली यूजफुल फॉर. इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव सम चार्ट. ये एक तरह का कंट्रोल चार्ट होता है. ठीक है, SQC स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल होता है ना, तो वहाँ पे इस चार्ट को यूज़ करते हैं. इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, क्यूमुलेटिव सम चार्ट. और ये स्मॉल प्रोसेस शिफ्ट्स के लिए यूज़ में आता है. लेट एक्स बार बी द सैम्पल मीन ऑफ अ रैंडम सैम्पल. ये यूनिफॉर्म पॉपुलेशन है आपकी. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा. तो नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू. अब यूनिफॉर्म के राइट मीन क्या होता है, a+b/2. ये यूनिफॉर्म है. 0 और थीटा क्वेश्चन में गिवन है. तो यहाँ पे इस केस में जो मीन हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा θ/2. ऑल्सो इन यूनिफॉर्म वी नो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार शुड बी इक्वल्स टू मीन, दैट इज θ/2. थीटा अपना पैरामीटर है तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ऑफ एक्स बार. ये आपका अनबायस्ड एस्टिमेटर हो गया. ठीक है ना. सो 2 को आप इधर ले जाएंगे, इसको अंदर ले जाएंगे, तो दिस विल बी योर अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर यूनिफॉर्म पॉपुलेशन. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 2 ऑफ एक्स बार. नेक्स्ट देखिए, if R is a correlation between, what will be the correlation between 7x and -7y. Many times in my videos I told you कि correlation के चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल पर बहुत बार ये प्रॉपर्टी आती है. तो एक बार मैं बहुत अच्छे से समझाना चाहती हूँ. हर क्वेश्चन, हर एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे. रिलेशन कोएफिशिएंट इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल से, राइट. अगर आप कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू वही रहती है.
लेकिन हमें साइन डिसाइड करना होता है कि प्लस साइन है या माइनस साइन है, तो वो हम यहाँ स्केल से डिसाइड करते हैं। ये स्केल है, अगर स्केल का साइन सेम है तो फिर यहाँ पे प्लस आता है, और अगर स्केल का साइन ऑपोजिट है, डिफरेंट है, तो माइनस आता है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं एक बार और देखते हैं कि कैसा साइन है। देखिएगा, अब यहाँ पे ये स्केल 7 है और ये -7 है, मतलब कैसे साइंस हैं, ऑपोजिट साइंस हैं, ऑपोजिट साइंस हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आर है तो आंसर क्या हो जाएगा, -r। सपोज यहाँ +7 होता तो हमारा आंसर r होता, सो आंसर विल बी -r फॉर दिस क्वेश्चन। 1000 पर मंथ इन ईयर 2015, और आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दिया हुआ है कि इट इज़ इंक्रीज बाय 70% इन द ईयर 2018। हाउ मच एक्स्ट्रा शुड बी अर्नड बाय द वर्कर in year 2018 so that he can maintain the same standard of living in 2018 as was in 2015। तो आप CPI का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इंडेक्स नंबर का। तो ये क्वेश्चंस जो है मैंने आपको बताया था यूनिटरी मेथड से हम सॉल्व करते हैं। तो बेस ईयर का जो इंडेक्स नंबर होगा वो आपका 100 होगा, और अगर आप बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 लेते हैं, एक मिनट देखिए, यहाँ पे बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 है, तो 2015 में 30,000 जो था वो सैलरी था। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका जो है सैलरी हो गया, राइट, और ये जो है वो आपका CPI हो गया। 70% इंक्रीज हो गया है ना, करंट ईयर 2018 में ये 2015 का है, और अभी हम ये 2018 का कैलकुलेट कर रहे हैं। 70% मतलब करंट ईयर में जो CPI हो गया वो इतना हो गया, और आपसे सैलरी पूछ रहे हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल यूनिटरी मेथड लगाते हैं। तो जब आप यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो 30,000 डिवाइडेड बाय 100 एंड दिस इज़ योर 170। सो वी विल जस्ट कैलकुलेट। तो इट इज़ 51,000 हो गया आपका, राइट। 51,000 जो है वो 2018 में सैलरी होगी। तो हाउ मच एक्स्ट्रा अ पर्सन हैज़ टू अर्न, 51,000 में से आप जो है वो 30,000 डिडक्ट कर दीजिए, एंड दैट कम्स आउट टू बी योर 21,000। ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नन ऑप्शन इज अवेलेबल, सो आंसर विल बी नन ऑफ दिस। Size of the critical region is known as what? Size of the critical region, critical area वो जहाँ पे null hypothesis को आप रिजेक्ट करते हैं, तो वो होता है अल्फा टाइप 1 एरर। समटाइम्स इसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी बोलते हैं, समटाइम्स इसको साइज ऑफ द टेस्ट भी बोलते हैं, साइज ऑफ द नॉन रैंडमाइज टेस्ट भी बोलते हैं। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी साइज ऑफ द टेस्ट। कई बार टाइप 1 एरर भी आ जाता है, कई बार लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी आ जाता है। ये सब जो होता है दैट इज़ नोन एज अ साइज ऑफ योर क्रिटिकल रीजन। नेक्स्ट देखिए, लाइफ टेबल वाइटल स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन था। आपसे एक्सपेक्टेशन पूछ रहे थे, Tx/Lx इज अ फॉर्मूला, राइट। लेट मी राइट इट ओवर हियर। एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला होता है Tx/Lx। तो 3/4 करेंगे तो आप 0.75 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिस्टमैटिक सैम्पल साइज़ आपको दिया हुआ है 10, पॉपुलेशन साइज़ आपको 100 दिया हुआ है, और ये सारी जो यूनिट्स हैं पॉपुलेशन में इंक्लूडेड हैं। देन द रेस्ट ऑफ द 5 यूनिट्स इन द सैम्पल यूनिट्स नंबर्ड इन द पॉपुलेशन बी एज व्हाट। सो यहाँ पे आपको पता है सिस्टमैटिक सैम्पल में क्या होता है कि सबसे पहले आपको कंडीशन क्या पता होनी चाहिए। लेट मी टेल यू, कंडीशन होती है n = n के, आपकी यूनिट्स ऑर्डर्ड होनी चाहिए। यहाँ पे n पॉपुलेशन साइज़ है, ये सैम्पल साइज़ है, और ये आपकी इंटरवल होती है। सिस्टमैटिक सैम्पल में क्या होता है कि जैसे आपने फर्स्ट यूनिट रैंडमली उठाई, उसके बाद आपका कोई इंटरवल आया, लेट से 5 यूनिट्स का है, तो हर 5th यूनिट को आप ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करते जाएंगे। तो ये जो सैम्पल होता है दैट कंस्टिट्यूट्स योर सिस्टमैटिक सैम्पल। यहाँ पे आपको सिंपल k निकालना है और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, ये 100 दिया हुआ है और 10 यूनिट्स का आपको सैम्पल चाहिए था, तो k आ रहा है आपका 10। मतलब 10-10 इंटरवल में आप पहली यूनिट रैंडमली उठाएंगे, बाकी हर 10th यूनिट को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होती चली जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो ये जो सैम्पल बन करके आया दैट इज़ योर सिस्टमैटिक सैम्पल।
तो इसमें आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये गैप क्या है। तो दिस गैप इज़ नॉट 10। यहाँ पर इस गैप को देखिए, ये जो गैप है ये 10 यूनिट्स का आ रहा है, तो ये जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को फॉलो कर रहा है और एन वाई काई स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, तो आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताना है एक्स अपॉन रूट ऑफ वाई का। कि अगर हम फिशर्स टी स्टैटिस्टिक की बात करें तो वो होता है रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट टू दैट ऑफ द इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएट डिवाइडेड बाय इट्स रिस्पेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम। इट फॉलोज टी विद हाउ मच डिग्री ऑफ फ्रीडम? n डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। सो यहाँ पे काई स्क्वायर आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बस यहाँ पे एक ही है कि इस क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ नहीं है इंडिपेंडेंट, बट इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, ये फिशर्स टी को फॉलो करता है। तो ये जो आंसर होगा, दैट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी फिशर्स टी डिस्ट्रीब्यूशन, बट द वर्ड इंडिपेंडेंट मस्ट कम, राइट, इंडिपेंडेंट मस्ट कम। तो यहाँ पे ये काई स्क्वायर वाई जो वेरिएबल है वो काई स्क्वायर बाय एन ही है। जैसे यहाँ पे सम स्टूडेंट्स विल गेट कन्फ्यूज, तो ये काई स्क्वायर बाय एन हो जाएगा वाई की जो वैल्यू है। सो इट विल फॉलो व्हाट? इट विल फॉलो फिशर्स टी विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन अमंग द फॉलोइंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग मेक यूज़ ऑफ द काई स्क्वायर टेस्ट। तो आपको पता है काई स्क्वायर टेस्ट की गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स और टू टेस्ट द स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप सिग्मा पॉपुलेशन वेरिएंस की किसी स्पेसिफाइड वैल्यू को टेस्ट कर रहे हैं। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। N1 and N2 in the Mann-Whitney test are large, then the variable u is distributed with the mean what? सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपके जो N1 और N2 लार्ज गिवन है, मैन विटनी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट दिया हुआ है, तो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो इसका जो मीन होता है वो होता है N1 N2 बाय 2। नेक्स्ट, विच मेथड इट इज़ नॉट यूज्ड टू मेजर द सेक्युलर ट्रेंड। तो सेमी एवरेज मेथड होता है, मूविंग एवरेज, लीस्ट स्क्वायर मेथड भी होता है। तो चेन बेस्ड मेथड जो होता है वो उसका करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज हम लीगल और टेक्निकल प्रॉब्लम, द असाइनमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर फैसिलिटी इज नॉट परमिटेड इन एन असाइनमेंट प्रॉब्लम। किसी रीज़न की वजह से अगर आप किसी एंट्री को अलाउ नहीं कर रहे हैं अपने असाइनमेंट प्रॉब्लम में, तो वो प्रोहिबिटेड असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है। A negative correlation coefficient between the anxiety before a test and performance in the test indicates what? So यहाँ पर देखिएगा, नेगेटिव कोरिलेशन मतलब एक वेरिएबल में इंक्रीज तो दूसरे में क्या होना चाहिए? डिक्रीज। दैट इंडिकेट्स योर नेगेटिव कोरिलेशन। तो मोर एंजाइटी बेटर परफॉर्मेंस, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। लेसर एंजाइटी बेटर परफॉर्मेंस, अगर एंजाइटी कम है तो परफॉर्मेंस बढ़ रही है, तो इसका मतलब दिस विल इंडिकेट योर नेगेटिव कोरिलेशन। सो आंसर विल बी बी फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, इफ द प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर दिस इज गिवन टू यू एंड प्राइस इंडेक्स फॉर 2018 98.4 है। नाउ व्हाट इज द परचेजिंग पावर of 2018 compared to 2023? So let me tell you the formula for this question. है आपका 110.83 और ये जो है वो है 98.4। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1.12 इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ आएगा। तो ये परचेजिंग पावर हो गया। सो हियर द आंसर विल बी, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 1.12 इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। ठीक है, P1 अपॉन P0 दैट इज़ परचेजिंग पावर। समटाइम्स अगर आपको सिंपल एक ही ईयर का CPI और परचेजिंग पावर देते हैं तो वो रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन CPI, क्योंकि यहाँ पे बेस ईयर से कंपेयर कर रहे थे इसलिए P1 अपॉन P0 यूज़ किया है। ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। The registration of vital statistics, it is done by Registrar General, by the Office of Registrar General. So this we have done, registration of vital statistics by Registrar General. Next देखिए, the main activities of CSO, Central Statistical Organization, to coordinate the statistical activities in the various departments of Government of India and in states, that absolutely right. To complete and publish the national income statistics, that is also right. So इसका जो correct answer है वो इक्वेशन आंसर नंबर C होगा इसका correct answer, right?
क्योंकि दोनों ही परफॉर्म, इकोनॉमिक सेंसस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स प्रिपेयर करना, पब्लिश करना, डिफरेंट स्टेट्स में स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़ कंडक्ट करना, ये सारा CSO का रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन LSD लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन जिसमें 5 ट्रीटमेंट्स गिवन है, अ ट्रीटमेंट इज एडेड टू इंक्रीज इन द एरर और डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी व्हाट। नाउ दिस आई वांट टू एक्सप्लेन यू, तो एक बार हम इसको समझ लेते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, LSD लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन की एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है M-1 M-2। तो यहाँ पे m की वैल्यू आपको 5 गिवन है, तो यहाँ पे एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा फॉर 5 के लिए, इट विल बी 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक ट्रीटमेंट ऐड हो गया, ना वंस यू विल ऐड 1 ट्रीटमेंट, तो 6/6 LSD के लिए अगर हम एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे तो 6 - 1 विल बी 5 एंड 6 - 2 विल बी 4, दैट इज़ 20। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो इंक्रीज़ है वो बताएं। तो जो इंक्रीज़ है वो कितना है, 8 एरर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम का इंक्रीज़ है। दिस वॉज अ क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइटल स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे एज ग्रुप्स आपको गिवन है और आपसे GFR जनरल फर्टिलिटी रेट पूछा जा रहा है बेस्ड ऑन दिस डेटा। तो जनरल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, इन सब का सम, नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स, तो इनका जो सम आ रहा है, लेट मी टेल यू, 2696 आएगा। एक बार अपन कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। है नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स अपॉन फीमेल पॉपुलेशन, तो जब आप इसको ऐड करेंगे इसका आंसर आएगा 2696, और फीमेल पॉपुलेशन आपको गिवन है 60,000, जब सम करने पे मल्टीप्लाइड बाय 1000, राइट। तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 44.9 जो है वो इसका आंसर आ रहा है। सो जो करेक्ट आंसर हो गया वो आपका ये हो गया। फॉर द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद अ डेंसिटी फंक्शन आपको गिवन है मीन और वेरियंस। तो एक्सपोनेंशियल क्या होता है, मीन होता है 1/θ और वेरियंस होता है 1/θ², और PDF होता है आपका θe⁻−θx। सो वंस यू विल कंपेयर, तो मीन तो थीटा यहाँ पे क्या हो गया, हाफ हो गया, तो यहाँ पे जब डालेंगे तो मीन तो आ रहा है 2 और वेरियंस आ रहा है 4। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 2,4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, द सेल्स ऑफ द वुलन क्लोथ्स इन द विंटर सीजन इज एसोसिएटेड विद विच कॉम्पोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। तो आपको पता है वुलन मतलब विंटर सीजनल है ये, राइट। तो ये कौन सा वेरिएशन हो जाएगा, सीजनल वेरिएशन। इन 2 स्क्वायर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट द इंट्रैक्शन इफेक्ट AB इज व्हाट। नाउ ये स्टूडेंट्स को याद करने में बहुत दिक्कत होती है, तो आई विल टेल यू वन ऑफ द शॉर्ट ट्रिक। फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में जब भी आपको इंट्रैक्शन या मेन इफेक्ट अगर निकालना है तो कैसे आप याद रखें। देखिए जैसे 1 AB का अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला होता है 1/2n-1। अब देखिए अगर A और B दोनों प्रेजेंट हैं तो वहाँ माइनस साइन आता है, जैसे A-1 और B-1, ठीक है। अभी आप कौन से डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, 2 स्क्वायर की। मैं अभी आपको इसका एग्जांपल दूंगी, हो सकता है आपको ये समझ में ना आए। जैसे n यहाँ पे ये n होता है, तो यहाँ पे जब रखोगे 2-1 तो ये 2 हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया AB -A -B और +1 है। हम फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट करते हैं। अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि एक तरह का ट्रिक है। जैसे अगर आपसे A पूछ लें, A को हम मेन इफेक्ट कहते हैं, इसका फॉर्मूला पूछ रहे हैं आपसे 2 स्क्वायर के लिए, तो आपको कैसे याद करना है, 1/2 आ जाएगा। अभी यहाँ पे A प्रेजेंट है तो प्रेजेंट वाले में माइनस साइन लगता है और जो एब्सेंट होता है उसमें प्लस साइन लगता है, ये इसकी ट्रिक होती है। तो अब आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, AB +A -B और -1, ये इसका आंसर हो गया। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। आगे आपके अगर क्वेश्चन आते हैं कि जैसे जो भी प्रेजेंट होता है उसके साथ माइनस साइन होता है, जैसे यहाँ पे A एग्जिस्ट कर रहा है और B एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके साथ यहाँ पे आपका माइनस साइन आ जाएगा। सो दिस इज़ अ ट्रिक। सो आंसर इसमें क्या हो गया आपका, हाफ हो गया, AB -A -B एंड +1, ये आपके इंट्रैक्शन इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, एंड रैंडम सैम्पल साइज n है। यहाँ पे ये आपका बाइवेरिएट नॉर्मल पॉपुलेशन है, ये डिस्पर्जन मैट्रिक्स होता है।
देन अनबायस एस्टिमेटर ऑफ डिस्पर्जन मैट्रिक्स क्या है, जहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास ये है। तो ये एक सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अनबायस एस्टिमेटर होता है a/n-1। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द 25th 50th एंड 75th परसेंटाइल्स आपको गिवन है और आपको डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर बताना है। तो ये मैंने कई बार अपने वीडियोज़ में बताया हुआ है कि सिमेट्रिकल की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि क्वार्टाइल्स इक्विडिस्टेंट होने चाहिए मीडियन से, राइट। मीन मीडियन मोड इक्वल होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर आप सिमेट्री डिसाइड कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 25th मतलब होता है Q1, 50th मतलब होता है Q2 और 75th मतलब होता है Q3। तो तीनों क्वार्टाइल्स की वैल्यू दी हुई है और उसके बेसिस पर आपको नेचर बताना है। सो अभी आप यहाँ पे क्या करें, डिस्टेंस देखें। जैसे Q3 माइनस Q2 का डिस्टेंस देखें, 43 माइनस 35, तो ये आपका 6 आ गया। और Q2 माइनस Q1 का डिस्टेंस देखें। ये इस तरह से होता है ना, क्वार्टाइल्स का डिस्टेंस देखते हैं और उसके बेसिस पे पता चलता है कि कैसा नेचर है। ये वाला डिस्टेंस और आपका ये वाला डिस्टेंस Q2 माइनस Q1, तो ये हो गया 35 माइनस 29, तो ये कितना आ रहा है 6। अब क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, ये वाला डिस्टेंस सेम है, सो व्हेन क्वार्टाइल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मीडियन, तो फिर उसका नेचर हो जाता है आपका सिमेट्रिकल। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिमेट्रिकल फॉर दिस क्वेश्चन। In the usual notation, the Marshall-Edgeworth index number use the weights as what? तो theoretical question था, arithmetic mean होता है base year quantities और current year quantities का। If x follows beta 1 for mu1 and nu1, the distribution is what? तो आप यहाँ पे जैसे अगर हमें रिजल्ट याद नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, आप बीटा 1 का डेंसिटी फंक्शन लिख लीजिए। तो वो होता है 1/बीटा म्यू कॉमा न्यू एक्स की पावर m-1, 1 माइनस एक्स की पावर n-1 एंड रेंज होगा फ्रॉम 0 to 1। अब अगर ये 1 और 1 है तो यहाँ पे 1 1 डालिए, तो बीटा 1,1 की वैल्यू 1 आएगी, ये आपका 1 हो जाएगा। सॉरी, हाँ इसको म्यू और इसको न्यू ले लीजिए, ठीक है, ये 1 हो जाए। जस्ट अ सेकेंड, हाँ आई मेक अ करेक्शन। ये स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 1 रखोगे तो ये भी 1 आएगा और यहाँ पे 1 रखेंगे आप, क्योंकि 1,1 है तो ये भी 1 आएगा। तो अल्टीमेटली आपका जो ये वैल्यू आ रहा है वो 1 आ रहा है और रेंज आपका आ रहा है 0 to 1। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी this D will be the answer for this question. A human population will have a tendency to decrease if NRR will be less than 1. Theoretical question था। Then let x1 x2 be a random sample, standard normal से है, तो ये जो curve है very very good question and बहुत अच्छा question है ये। So let's understand this question now. देखिए क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है यहाँ पर, x1 स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होता है वो काई स्क्वायर को फॉलो करता है विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये सारे काई स्क्वायर को फॉलो करेंगे विद हाउ मच डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि आपको पता है कि जो स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होता है वो काई स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि रैंडम मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट बाय नेचर, तो एडिटिव प्रॉपर्टी से ये काई स्क्वायर हो गया विद 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अल्टीमेटली हमें ये समझ में आ गया कि ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉजिटिवली स्क्यू। तो ये रिजल्ट्स जो हैं वो याद रखने हैं। तो इट इज़ अ रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन एंड इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिवली स्क्यू। तो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन मतलब वो पॉइंट जहाँ पे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो कर्व चेंज करता है, ये जो शेप चेंज होता है कर्व का, वो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं। तो वो म्यू प्लस माइनस सिग्मा है। थ्योरेटिकल बेस्ड डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इफ एक्स इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिस देन द पीडीएफ। तो पीडीएफ क्या होता है, फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है a, b के साथ। तो एफ एक्स जो होता है 1/b माइनस ए हो जाता है और रेंज हो जाता है आपका ये। सो हियर क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है कि x फॉलोज यूनिफॉर्म विद -2a, 2a। तो एफ एक्स जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1/4a
and this will be your this, right? Answer for this question will be D. In the life table generally the value of radix is taken as what? रेडिक्स जो होता है वो क्या होता है कि लाइफ टेबल बनाने के लिए हम कुछ स्टैंडर्ड नंबर से शुरू करते हैं, तो या तो वो 10,000 होती है या फिर वो 1 लाख होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग जो है वो 10,000, तो 10,000 जो है वो करेक्ट आंसर है। इसे कोहॉर्ट भी बोलते हैं, COHORT, इसे हाइपोथेटिकल ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड नंबर ऑफ बर्थ से जहाँ से हम लाइफ टेबल शुरू करते हैं, तो वो यूजुअली 10,000 और उसके आगे फिर आप 1 लाख 10 लाख ऐसे भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ऑपरेशन रिसर्च हंगेरियन मेथड इट इज़ यूज फॉर असाइनमेंट प्रॉब्लम। इसका आंसर क्या होगा? असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब मेरे पास ये ऑप्शंस जो है वो कट गए हैं, मतलब पेपर के अंदर, तो मैं आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ। हंगेरियन मेथड इट इज़ यूज फॉर असाइनमेंट प्रॉब्लम इज़ अ करेक्ट आंसर। मैंने 34 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं और ऐसे धीरे धीरे जो है वो मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं वो अपलोड करती जाऊंगी। एंड टिल देन स्टूडेंट्स, आप जो रीसेंट वैकेंसीज़ हैं उस पर अपना ध्यान रखिए, बिकॉज अभी आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ रखा है, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है। तो सो स्टूडेंट्स, आप लाइक ज़रूर करते रहें, शेयर टू योर फ्रेंड्स, टू योर जूनियर्स, टू दिस स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग, एंड कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।